गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इनोवेटर माने जाते हैं फ्रांस के मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। उनका नाम था पियरो साइमन लेप्लास। पियरो साइमन लेप्लास ने बताया कि कोई रियल वेरिएबल फंक्शन है उसको ट्रांसफर कर देंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। इसके बाद 100 साल के बाद फिर एक फिजिसिस्ट आए जो ब्रिटिश के थे, ओलिवर हेविसाइड। उन्होंने फिर इसके बारे में बताया कि फिजिक्स के तौर पे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि कोई भी टाइम वैल्यूड फंक्शन को, टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में चेंज कर दे तो वो जो हमारा टेक्निक होगा, वो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। और फिर इसी तरह से हम लोग इसका प्रयोग हम लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किए। तो चलिए आइए हम लिखते हैं और इसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। लेप्लास फ्रांस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर पियरो साइमन लाप्लास। साइमन लेप्लास was innovator. Pierre Simon Laplace was the innovator of Laplace transformation. Pierre Simon Laplace and systematically developed by British physicist Oliver Hewisaid। ओलिवर हेविसाइड, ठीक है। सिस्टमैटिकाइज ओलिवर हेविसाइड। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन used in mathematics as
well as physics। ये जो आपका पियरे साइमन लेप्लास है, इन्होंने मैथमेटिक्स के फॉर्मेशन के रूप में काम किया, और ओलिवर हिविसाइड जो थे, इन्होंने फिजिक्स के रूप में इसका काम किया, फिजिक्स के सेक्टर में काम किया, एक चीजों का दो जगह प्रयोग किया अलग अलग ढंग से। तो देखते हैं हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है मैथमेटिक्स में भी और यूज इन लेप्लास, यानी कि मैथमेटिक्स में भी लेप्लास का यूज होता है हमारा, और फिजिक्स में भी इसका प्रयोग होता है। चलिए आते हैं हम लोग इन फिजिक्स in physics Laplace transformation is a function from time domain function into frequency domain। फिजिक्स के अनुसार ये एक फंक्शन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन है, वो कहां से, तो टाइम डोमेन फंक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। ये पहले भी बताए थे, टाइम डोमेन फंक्शन इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। सारी चीज के बारे में फिगर भी बनाएंगे तो क्लियर होगा। इन मैथमेटिक्स Laplace transformation is a integral transform which convert a real variable function, which convert a real variable function into complex variable function। देखिए, पियरे साइमन जो एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने कहा कि कोई भी एक फंक्शन, ये इंटीग्रल फंक्शन है, इसमें इंटीग्रल फंक्शन का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है इंटीग्रेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट में परिवर्तन हो,
और वो करता क्या है कि कोई रियल वेरिएबल फंक्शन है, उस रियल वेरिएबल फंक्शन को, जैसे कोई रियल वेरिएबल फंक्शन है, मान लीजिए ये रियल वेरिएबल फंक्शन है, इस रियल वेरिएबल फंक्शन को ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में चेंज कर देता है। समझ में आ रहा है? लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू पियरो साइमन लाप्लास, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा रियल वेरिएबल फंक्शन है, इस चीजों को हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में चेंज कर देगा। जबकि ओलिवर साहब ने बताया कि ये फिजिक्स के माध्यम से इसे जब देखेंगे आप, तो ये टाइम डोमेन फंक्शन है, वैसा फंक्शन जिसका डोमेन टाइम हो, यानी कि एक टाइम डोमेन फंक्शन है। ये टाइम डोमेन फंक्शन हमारा चेंज हो जाता है ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में देखिए इसी चीजों को कहा गया, ये टाइम डोमेन फंक्शन है, तो ये पक्का ग्रेटर देन 0 रहा होगा। टाइम देखने तो जानते हैं, कोई रियल नंबर के तौर पे देखते हैं। टाइम डोमेन फंक्शन चेंज होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में, जिसमें ये फ्रीक्वेंसी एस रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिया कि ये इनकी भी बातों को फुलफिल किया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बोले थे और इनका कहना है कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन होना चाहिए। मतलब एस जो है ये फंक्शन का, ये जो एस देख रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। उन्होंने लिखा सिग्मा प्लस आई ओमेगा। किसी फॉरेन राइटर की बुक में आप देखेंगे तो सिग्मा प्लस जी ओमेगा भी लिखा हुआ रहता है, फर्क नहीं पड़ता है। ये इमेजिनरी है, ये रियल है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो पूरा का पूरा हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया कि नहीं? उस फ्रीक्वेंसी पे जब हम फंक्शन लगाए तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन हो गया। कहने का मतलब दोनों का कहना एक ही था। ठीक उसी तरह जिस तरह फिजिक्स और मैथ्स में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कम होते हैं और एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, बहुत सारी चीज कोरिलेट की हुई होती है। तो बात यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि दो तरह के, एक मैथमेटिक्स के रूप में भी इसे पढ़ा जाता है और एक फिजिक्स के रूप में भी पढ़ा जाता है। फिजिक्स के रूप में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें टाइम वैल्यूड फंक्शन, टाइम डोमेन फंक्शन लेते हैं और दूसरे साइड फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन लेते हैं। इस दोनों को जो ट्रांसफॉर्म, एक फंक्शन इस पे जो वर्क करता है वही हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इन मैथमेटिक्स हम लोग क्या करते हैं कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं, देखिए यहाँ रियल वेरिएबल फंक्शन लेते हैं और एक ये रियल वेरिएबल फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देता है ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में। समझ में आ रहा होगा बात? ये जो मैथमेटिक्स में ये कहा गया, ये इनोवेशन किनका था? पियरो साइमन लेप्लास का। और जबकि ये जो आपका फिजिक्स में कहा गया ये ब्रिटिश के थे, इनमें किनका था? तो ओलिवर साहब का। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए आते हैं तो ये बाय दिस मेथड, एक बात और लिखी है, बाय द हेल्प ऑफ Laplace transformation, we can solve easily the problem of differential equation। जब सेमेस्टर 2, 3, 4 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें यूज होगी। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और हीट इक्वेशन से रिलेटेड वहाँ एक समीकरण आएगा, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें यूज होती है, वहाँ की बात है। चलिए टाइम
लीजिए, ये हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। ये हमारा टाइम वैल्यूड फंक्शन है एफ टी, और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन है, टाइम डोमेन फंक्शन, फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो हमको मिलेगा ये एफ टी जो हमारा होगा, एफ टी जो होगा इज टाइम डोमेन, सॉरी वैल्यूड बोला जा रहा है, डोमेन होगा, टाइम डोमेन फंक्शन, टाइम डोमेन फंक्शन फॉर टाइम डोमेन फंक्शन इन t इज ग्रेटर देन 0। ये टाइम डोमेन फंक्शन है, ये t इज ग्रेटर देन 0, दैट इज वेरिएबल और रियल। ये जो हमारा कहलाएगा ये फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो t होगा, यहाँ जो t जो बोला जाएगा t के बारे में, रियल, ये रियल होगा, ठीक है। और यहाँ जो s के बारे में बोला जाएगा वो s के बारे में सिग्मा प्लस आई ओमेगा, इनको कोई कोई ये भी लिखते हैं, किसी बुक में आप देखेंगे तो जी ओमेगा रहेगा, जहां पर ये रियल होगा, आई कहिए या जी कहिए, इमेजिनरी नंबर 11th में पढ़े होंगे, ये जो होगा हमारा इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा। और ये जो आप ओमेगा देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। और ये पूरा रिजल्ट जो हमारा यहाँ पहले ये टी रियल था, ये फ्रीक्वेंसी कहला जाएगा। एस के बारे में ये एस फ्रीक्वेंसी होगा, और वो इस फॉर्म में होगा, गामा प्लस आई ओमेगा। आई या जी दोनों इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स में जो यूज करते थे आयोटा, ठीक है। ये जो हमारा होगा रियल वेरिएबल फंक्शन होगा, रियल वेरिएबल फंक्शन होगा। और ये जो होगा ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, वो रियल वेरिएबल फंक्शन होगा और ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा। एक चीज और लगा दें, यहाँ पर जो लेप्लास वगैरह हम वहां लिखते हैं, आप इधर पे नीचे ही लिखिएगा। यहाँ पे जो होगा वो लेप्लास, यहाँ पे लेप्लास जो डिफाइंड है एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, लेप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, इतनी सारी चीजें थी इसमें। देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। आप देखेंगे कि ये जो ये कॉम्प्लेक्स, ये फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहला गया, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो गया। और आप यहाँ देखिएगा ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि ये जो टाइम है वो टाइम रियल नंबर है, इस बात का एकदम ख्याल रखिएगा। अब चीजों को पढ़ने जा रहे हैं।
पीस वाइज कंटिन्यूअस, जो चीज हम लोग पढ़ रहे थे। पीस वाइज कंटिन्यूअस। देखिए ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। जैसे कोई एक फंक्शन है जो डिफाइंड है, मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में, तो ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए से बी के अंदर जैसे हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअस है ये फंक्शन और डिफाइंड है, का मतलब ए और बी जो होगा हमारा दोनों फिक्स होगा। यदि हम उस ए और बी को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में कटिंग करें तो वो पक्का उस छोटा छोटा इंटरवल में भी फंक्शन क्या रहा होगा, कंटिन्यूअस रहा होगा। क्लियर बात समझ में आया? न समझ में आए तो एक बात ये समझिए, ये आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आपको पता चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि दोनों एक्सट्रीमिटीज जो इसका आपको पता चल रहा है। मान लीजिए पहला एक्सट्रीमिटीज इसका पहला छोर जो है ए है, दूसरा एक्सट्रीमिटीज इसका बी है। अब ए और बी के बीच को आप फाइनाइट नंबर में डिवाइड कर दीजिए, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये डिवाइड होगा उसके अंदर जो वो छोटा छोटा इंटरवल है, कंटिन्यूटी, सततता उसके अंदर भी बरकरार होगी। तो इसी बात को हम पीस वाइज कंटिन्यूअस के नाम से समझते हैं। लिखते हैं फंक्शन a function f(x) is said to be piecewise continuous। फंक्शन थोड़ा सा सेंटेंस चेक कर लीजिए। A function f(x) is continuous in closed interval ab and it divides in infinite number of sub intervals। इसको हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। then if f(x) is also continuous in each finite sub intervals from left and right, then f(x) is said to be piecewise continuous। वही बात को लिखिए, कोई फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है इंक्लोज इंटरवल ए बी एंड इट्स डिवाइड्स, इसको डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल में, एंड देन और तब यदि f(x) इज कंटिन्यूअस इन ईच सब इंटरवल
यदि तब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, होगा भी इन सब इंटरवल में, इन ईच सब इंटरवल में, देन एफ एक्स इज सेड टू बी, तब हमारा एफ एक्स कहलाएगा पीस वाइज कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए function of exponent फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है, आइए इसको देखते हैं। ए फंक्शन fx is said to be function of exponential order A if limit x tending to infinity fx is equal to m a। देखिए कोई भी एक फंक्शन ले लीजिए p टू द पावर माइनस एक्स टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आप तो देख ही पा रहे होंगे। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये देख रहे होंगे ई लगा हुआ है, और ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये भी जान रहे हैं। इसका ई का वैल्यू 2.7 फिक्स है, ए टू द पावर एक्स नेचुरल एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। तो आप इन चीज़ों को जब देख रहे होंगे ए टू द पावर माइनस एच टी को, इसमें जैसे ही हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा लेते हैं, यानी कि इसको इन्फिनिटी, इसके ई टू द पावर रेस, ई टू द पावर रेस टू ई टू द पावर माइनस एक्स टी जो है, उसके पावर को इन्फिनिटी की ओर ले जाते हैं, और तब जो हमें रिजल्ट मिलता है, यदि वो रिजल्ट कोई एम एक फाइनाइट फिक्स फाइनाइट रिजल्ट मिल जाए, तो ये जो फंक्शन हमारा एफ एक्स था वो एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर, ये यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स टी बनेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स टी एफ एक्स इज इक्वल टू एम। तो अब ये जो फंक्शन हमारा होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। सब भाषा में समझिए, ई टू द पावर माइनस एक्स टी इंटू कोई फंक्शन अपने मन से ले आइए और उसके पास लगा दीजिए, वो फंक्शन जो है वो एक्स का होना चाहिए। इसके बाद अब उसमें लिमिट वो एक्स टेंडिंग टू, क्योंकि वो जो वेरिएबल था एक्स में था, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दीजिए। यदि वो आपको रिजल्ट फाइनाइट दे दे तो समझ जाइए वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन है, और इस संबंध में आपका जो ऑर्डर होगा वो ए होगा। ठीक है, इसके बाद फंक्शन ऑफ क्लास ए, function of class A function fx is said to be class
A if पहला fx is piecewise continuous and second fx is exponential order. देखिए बातों को समझिए, ये क्लास ए क्या है, अभी पीस वाइज कंटिन्यूअस पढ़े और फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वाला पढ़े। यदि कोई फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्लास ए के अंदर का होगा। बात समझ रहे हैं? क्लास ए क्या है? फंक्शन ऑफ क्लास ए। कोई फंक्शन ऑफ क्लास ए कब कहलाएगा? जब वो पीस वाइज कंटिन्यूअस हो और साथ ही साथ वो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग उस पर कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर